ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल आपको बताए थे कि हाउ कैन वी सिलेक्ट द एलिमेंट फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ और इस बात को मैं अगेन कंडक्टर में लेकर आऊँगा। बट अभी के लिए लेट अस सपोज कि एक कोई स्फीयर है और ए स्फीयर आइडेंटिकल स्फीयर है, बट इट इज़ नॉट कंडक्टर। कंडक्टर रहेगा तो कुछ और चीज़ बन जाएगा, जो कि कंडक्टर में कैपेसिटर से पहले पढ़ाऊंगा। कैपेसिटर से पहले मैं एक क्लास सिर्फ कंडक्टर ही पढ़ाते रह जाऊंगा कि व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है और क्या होता है। बट अभी मानिए कि यहाँ पे इस स्फीयर पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज और इस स्फीयर पे भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि दोनों स्फीयर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग पुट किए हैं और इसका भी डिस्टेंस इस पॉइंट का आर है और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस आर है। बट इस स्फीयर पे चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का एक मैं तरीका ये दिखाऊं कि देखिए, सब लोग यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, कि यहाँ पे अगर मैं चार्ज डेंसिटी इस सरफेस पे सिग्मा इस पॉइंट पे लिखा तो यहाँ भी क्या बोल रहा हूँ सिग्मा, यहाँ भी क्या बोल रहे हैं सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। इसका मतलब इस सरफेस के हर पॉइंट पे अगर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर एरिया अगर सेम रखे है, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म। ओके, बट by taking the same amount of charge on this identical sphere, but if this is not conductor, क्योंकि कंडक्टर बार बार ले रहे हैं नाम, इसका मतलब कुछ मीनिंग रहता होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने आप को बचाने के लिए और आपको भी बचाने के लिए। इफ दिस आइडेंटिकल स्फीयर इज नॉट कंडक्टर एंड हाइपोथेटिकली वी इमेजिन दैट कि चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, but amount of charge from on this sphere and on this sphere are same। Q यहाँ भी है और Q यहाँ भी है, बट यहाँ पे अगर सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है, यहाँ पे सिग्मा 3 है, सिग्मा 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है या डिफरेंट टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिफरेंट टाइप से। बट व्हाट अबाउट अमाउंट ऑफ चार्ज? सेम है। व्हाट अबाउट शेप ऑफ अ स्फीयर एंड साइज ऑफ अ स्फीयर? सेम रख रहे हैं, करेक्ट। पॉइंट भी क्या है, डिफरेंट है, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डायरेक्शन अगर इस तरफ दिखाया हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ दिखाया हूं। इसका मतलब है कि मैं इन दो डायग्राम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफरेंट होगा, इवन इफ अमाउंट ऑफ चार्ज आर सेम, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पे सर जो हैं वो लिख रहे हैं, even if amount of charge are same, then at the same point P electric field are different. It means for a unique distribution of charge, for unique मतलब हर एक distribution of charge के लिए at a given point electric field are unique। इसका मतलब है कि कोई दो आइडेंटिकल स्फीयर दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज सेम भी रख रहे हैं, बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिफरेंट कर दिए तो सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा। इट मीन्स फॉर ए गिवन शेप, मतलब शेप ऑफ द रिजिड बॉडी आर फिक्स्ड और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर डिफरेंट करते हैं तो हर एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए एट ए गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक होता है, करेक्ट। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया कि यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऐसा था कि इनफॉर्म था, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नॉन इनफॉर्म कर दिए, तो यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने सेम दिखाया है, डिफरेंट दिखाया। अब ये नहीं पूछता सर इधर क्या, मैं सपोज कर लेंगे शायद इधर रहा होगा, बट ए नहीं रहा होगा, करेक्ट।
इसका मतलब मैं आज के बाद आप लोग को भी समझना है कि किसी भी रिजिड बॉडी पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज रखते हुए भी अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका अगर डिफरेंट कर देते हैं, करेक्ट, तो सेम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल फैक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर यहाँ पे सिग्मा 1 है, अगर यहाँ पे सिग्मा 1 को सिग्मा 1 डैश कर दे और सिग्मा 2 को सिग्मा 2 डैश कर दे, सिग्मा 3 को सिग्मा 3 डैश कर दे, देन व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? तो फिर से सेम क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना होकर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाए, बट वो पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। इट मीन्स अगर इसको एक सेंटेंस बनाया जाए तो फॉर ए यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन बाय कीपिंग चार्ज कांस्टेंट ऑन ए गिवन बॉडी फॉर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जिस चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, फॉर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट इज यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफरेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट। बट यहां पे स्फीयर अगर आइडेंटिकल स्फीयर है तो ऐसा काम कंडक्टर में नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि कंडक्टर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर अगर रहेगा, मैं सपोज कर रहा हूं कि मैं हाइपोथेटिकली ऐसा सोचा हूं, कंडक्टर रहेगा तो उस कंडक्टर का एक अलग प्रॉपर्टी होता है, और वो प्रॉपर्टी आगे जब पढ़ेंगे तो कंडक्टर में एक्चुअली शेप सिमेट्रिकल रहता है, लाइक अ स्फीयर है, तो चाहकर भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को अनसिमेट्रिकल नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो मैं एग्जांपल लिया वो हाइपोथेटिकल, एक सपोज कीजिए कि नॉन कंडक्टर होगा, मैं चार्ज को ऐसे ही स्प्रेड कर रहा होगा। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये हाइपोथेटिकल एक स्टेटमेंट है नॉन कंडक्टर के लिए, कि अगर इस टाइप का कोई सरफेस रहेगा जिसपे आप नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको यूरोड में भी मिल जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ कि स्फीयर पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो सबसे पहला मैं एग्जांपल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और उस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, और जो अभी एग्जांपल में एक्चुअली मैं इसको थ्योरी बना के पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ही है, और इसको जो भी अभी पढ़ाऊँगा उसको गॉस लॉ में दोबारा लेकर आऊँगा, और शायद गॉस लॉ से बहुत आसानी से 2 लाइन में बन जाएगा, बट अभी 2 लाइन में नहीं बनेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे जो इंटीग्रेशन लेने का तरीका रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे एचसी में वर्कआउट में शायद क्वेश्चन नंबर 12 या 13 रहेगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे थियोरी है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly distribution of charge on a infinite long थ्रेड। मतलब अभी जो मैं आपके सामने ले रहा हूं तो उसमें मेरा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लाइन है जिसको मैं थ्रेड बोल रहा हूं, और इनफॉर्मली चार्ज्ड का मतलब अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, नेगेटिव लेंगे तो बस उसका ग्राफ पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, जो कि बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे ही बोल दिए कि इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड, तो इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड का तो आप एंड पॉइंट को नहीं देख पाएंगे, करेक्ट। यस, इसका मतलब ना आपको ये नजर आएगा ना ये नजर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉटेड दे दिया। और अगर बोलेंगे देखिए मेरा सबके लिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड है, करेक्ट, तो इसका और इसका अगर मिडिल का पॉइंट मानना हो तो मिडिल का पॉइंट कहाँ मानेंगे? जस्ट ऐसे ही मेरा मन किया क्वेश्चन पूछने का। तो आप में सर कोई बोलेगा सर मिडिल का पॉइंट ए मान लेंगे, और कोई बोलेंगे ए मान लेंगे।
डिफरेंट सेंस रहेगा या सेम ही सेंस रहेगा? क्योंकि ये नहीं ना बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट है तो सर इक्वल इक्वल इन्फिनिटी इनफाइनाइट बाई टू इनफाइनाइट टू कर सकते हैं, वो तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मान लेते हैं कि आपको समझाने के लिए मैं इसको y एक्सिस ले लिया और हम लोग को निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब है कि इसके वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, करेक्ट? ध्यान समझिएगा, ठीक है ना? यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। इसका मतलब अभी लिखना नहीं है, इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3। और कोई आपके फ्रेंड बोलेंगे नहीं मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से डिस्टेंस r3 लूँगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा? क्योंकि इनफाइनाइट है तो यहाँ से R3 का सिचुएशन और इस पॉइंट से R3 का सिचुएशन अलग सिचुएशन रहेगा या सेम ही सिचुएशन रहेगा? सेम सिचुएशन रहेगा। दैट्स वाई हम लोग इस टाइप का R1 R2 न करके हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है? और इस एक्सिस को y एक्सिस माने हैं तो इस एक्सिस को हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं। और इस पॉइंट से r1 डिस्टेंस r2 डिस्टेंस, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ से इस लाइन पे r1 डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस, r3 डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से भी r1 डिस्टेंस पर निकालिएगा तो वही वैल्यू रहेगा, करेक्ट? यहाँ के r1 डिस्टेंस और यहाँ से r1 डिस्टेंस, तो कोई पूछेगा डिफरेंट वैल्यू होगा सेम वैल्यू, तो क्या बोलना है कि सेम वैल्यू। क्यों बोलना कि ठीक है यहाँ पे ओरिजिन मान लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी का मिडिल पॉइंट यहाँ मान लेंगे, करेक्ट? मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं, मेरे फीलिंग को समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके। तो और यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड पे चार्ज का तो एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड पे यूनिफॉर्मली बोल दिए हैं और ये लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान लेते हैं कि इसका लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो लैम्डा क्या हो गया? लिनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट? और मैं एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहा हूं x0, करेक्ट? तो बता, और मुझे इस पॉइंट P पे, अब बाद में हम लोग x को वैरी कर सकते हैं, इज इट क्लियर? तो और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मेरा सोर्स पॉइंट तो ये हो जाएगा और ये मेरा सोर्स पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं सिखाया हूं कल के क्लास में कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे रहेगा तो आप पूरे लाइन के लिए एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि एक आपको एलिमेंट मानना है, नहीं बाई पे मैं dy का एक एलिमेंट लिया। किसका लिया? dy का। तो इस dy में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा? तो क्या ये लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dy? नहीं लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू मॉडुलस ऑफ dy सिखाया हूं। dy लेंथ था ना, कल बोलते थे लैम्डा इंटू dl, करेक्ट? यहां पे तो आप बच के निकल जाइएगा, लेकिन आपका कोई फ्रेंड अगर यहां पे ले लेगा तो एलिमेंट, तब लैम्डा इंटू dy अगर ले दीजिएगा तो यू आर आप निगेटिव y एक्सिस की तरफ। इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम एलिमेंट यहाँ पे लें? ये तो मैं यहाँ पे ले लिया, बट अगर गलती से अगर कोई आपके फ्रेंड यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं और लैम्डा इंटू dy लिखते तो क्या आप तो चार्ज को निगेटिव बना दिए, हाँ या ना? इसलिए प्रॉपर अलजेब्राइक क्वांटिटी का ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ लैम्डा इंटू dy तो हाँ सर ठीक ही है। अब आप जहां पे dy लिए हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करके dy लिए हैं? बहुत छोटा छोटा बात बोलता हूं, बट एक्चुअली बहुत डेप्थ का बात बोलता हूं। तो जब हम लोग
किसी भी एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका चेंज पॉजिटिव होता है, करेक्ट। ये सब आपको जब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में पहुंच जाएगा तो बहुत काम में आएगा। यहाँ पे तो थोड़ा सा लगता है कि सर इतना लेंदी करने का रिक्वायरमेंट समझ ही रहे हैं, बट मैं बता रहा हूँ ये बहुत फैक्ट है। तो ये हो गया, ये मेरा मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो लैम्डा इंटू डी वाई लिख सकते हैं। मॉडुलस को हटाएंगे तो ये मेरा पॉजिटिव ही है, तो लैम्डा इंटू डी वाई। तो अब मेरा ये जो पॉइंट हो गया, तो ये जब जैसे ही आप डी क्यू ले लिए इस अमाउंट में, तो ये यही इसी चार्ज के कारण हम लोग सोच रहे हैं, दैट्स वाई मेरा सोर्स पॉइंट क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ देखिए सोर्स पॉइंट मेरा क्या हो गया, दिस वन, दिस इज माई सोर्स पॉइंट एंड दिस इज माई व्हाट, फील्ड पॉइंट। और आपको बताए थे ना कि किस एट वंस चेक करने का कितना बढ़िया तरीका था कि यहाँ पे क्या सोच लीजिए। तो अगर कोई पूछेगा कि इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आप एट वंस नहीं बता सकते हैं, हाँ या ना। ये डी क्यू भी पॉजिटिव और प्लस वन इंटू रखने के लिए बोले थे, मतलब ये दिखाना नहीं है, सोचना है, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अदरवाइज आप सोच रहे डी जो इस डी क्यू के कारण डी किधर दिखाएं, बट अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डी क्यू है, ओके पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस वन रखेंगे, इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिपल्सन है, इधर दिखाएंगे, करेक्ट। तो डी क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो कौन सा, ई लिखें या डी लिखें, और डी ई इक्वल टू क्या आप ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर एफ एस का क्यू आर एफ एस, हाँ या ना। ओके, तो मेरे साथ भी आप लोग भी एक बार डिराइव करते रहिए साथ साथ, बाद में तो पीडीएफ जो भेजेंगे उसको भी करके देख लीजिएगा, ए रफ में एक बार कर लीजिए तो 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आर एफ एस के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आर एफ माइनस आर एस, और आर एफ फील्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स आई, और सोर्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर। देखिए तो मैंने ठीक लिखा, ठीक लिखे हैं। और आर एफ एस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कुछ बोलेंगे सर आर एफ एस का मैग्नीट्यूड ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, पाइथागोरस भी तो है, ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए है एक्स ए है बाई, तो ए है एक्स स्क्वायर प्लस बाई का रूट ओवर, करेक्ट। ए है एक्स और ए है बाई, तो ए क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। वहां से अगर नहीं समझ पाते हैं तो वेक्टर तो पढ़ाया है ना, आर एफ एस का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये भी तो कर सकते हैं वेक्टर के मेथड से। अब ठीक है, तो पाइथागोरस से बोले या वेक्टर के मेथड से बोले, डिफरेंट आएगा सेम आएगा, सेम आएगा। ओके, तो डीई क्या हो गया, डीई और डी, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि डी के कारण, डी के कारण जो निकाले हैं डी, तो नहीं लगता है आप पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और पॉइंट चार्ज करना भी चाहिए था, पॉइंट चार्ज के लिए ही डिफाइन किए थे पहले इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना पॉइंट चार्ज, इनफाइनाइट। चलिए अगर आप लोग का इजाजत हो तो इसको के मान लें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कम लगेगा। और डी के बदले क्या लिखे हैं, लैम्डा डी वाई, और इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यू, ठीक है। और आर एफ एस के लिए क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस वाई जे। इज इट क्लियर? ओके, तो जो हाँ सर कर रहे हैं उनको अभी जस्ट टास्क दूंगा इंटीग्रेशन करने का। तो के लैम्डा डी वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। देखिए तो इस डीई का एक्स कंपोनेंट क्या इतना लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसका बाई कंपोनेंट
के लैम्डा बाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। देखिए तो यहां तक आ गए। यहां तक क्लियर है कि सबका? ओके। अब देखिए जो डायग्राम बनाए थे उसमें आपका जेड कंपोनेंट इन्वॉल्व है। मेरा जो लाइन था अलोंग वाई एक्सिस था और मैं उसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे निकाल रहा था, ठीक है। इसका मतलब यहां पे जेड निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप में से बोलेंगे सर वाई था और एक्स एक्सिस का मतलब जेड एक्सिस, तो ठीक है वहां पे एक्स कंपोनेंट नहीं रहता, जेड कंपोनेंट था, करेक्ट। आप में से कुछ बोल सकते हैं कि सर एक्स एक्सिस पे तो 2 लाइन परपेंडिकुलर हो सकता है, तो एक्चुअली मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूं, बाद में इसको जनरलाइज कर दूंगा। ओके, कहने का कुछ सेंस ये है, यहां देखिएगा कि ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, करेक्ट, हाँ या ना। अब मैं बोलूँगा नहीं मैं एक्स एक्सिस ऐसा लूँगा, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? ले सकते हैं। अब बोले नहीं एक्स एक्सिस ऐसा लेंगे, ये भी तो क्लियर है। इसका मतलब कि यहाँ से अगर एक्स, यहाँ से एक्स आर डिस्टेंस पे निकाल लिया एक्स एक्सिस मानकर, तो उसी आर डिस्टेंस पे अगर यहाँ पे निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम ही मैग्नीट्यूड रहेगा? सेम रहेगा। ओके, अब ये बताइए कि ऑड फंक्शन क्या होता है? आप लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं? ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है? मुझे लगता है कि ऑड फंक्शन का तरीका शायद यही होता है, ठीक है। लेकिन आईआईटी में एक प्रॉब्लम था जिसमें ऑड फंक्शन निकालना था, बट ये करने से प्रूफ नहीं हो रहा था, बट ये करने से 0 आ जा रहा था। समझ में आ गया? इसका मतलब ऑड फंक्शन के लिए ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, करेक्ट। ओके, अब मुझे ये बताइए, ये ऑड फंक्शन मान लेते हैं कि एक कोई फंक्शन है, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड, अभी मैं x को कांस्टेंट मान रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि मैं इस लाइन से x पॉइंट को क्या मान रहे हैं, बाद में x को वेरी करेंगे। अभी क्या मान रहे हैं? एट ए गिवन पॉइंट p। क्या मान रहे हैं? एट ए गिवन पॉइंट। अभी मैं x को वेरी नहीं कर रहा हूं, x को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। अब वेरी किसको कर रहे हैं? इस लाइन को, या dq 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 एंड dq, करेक्ट। इसका मतलब अभी फॉर मोमेंट, फॉर डेरिवेशन के लिए मैं किसको कांस्टेंट मान रहा हूं, किसको वेरिएबल मान रहा हूं? x को कांस्टेंट मान रहे हैं और y को वेरिएबल मान रहे हैं। ओके, तो ये बताइए कि सपोज कीजिए कि ये आपका fy है, तो ये आपका फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? और x को कांस्टेंट मान लीजिएगा, तो बाई के बदले माइनस बाई पुट कीजिए, तो आपको नहीं था कि ए आ जाएगा? तो नहीं लगा कि ए आ गया, करेक्ट। सब लोग यहां पे ठीक है? ओके, अब आप में से सब लोग ये बताइए, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू जल्दी से क्या होता है? डू इट फास्ट।
विदाउट वेस्टिंग टाइम डू इट फास्ट। ये तो इतना आसान है, क्या प्रॉब्लम है? 1 0 आना चाहिए ना, अरमान आलम 1 कैसे आएगा? देखिए तो 1 आता है या 0 आता है? बाई स्क्वायर बाई 2 का अगर लिमिट लीजिएगा तो -1 से +1 तो नहीं तो हाफ माइनस हाफ आएगा। जीरो। चलिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू बताइए। -पाई से +पाई, डू इट फास्ट। इंटीग्रेट कीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस या माइनस कॉस? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस एक्स और -पाई से +पाई अगर लेंगे तो मुझे लगता है इसका भी वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है। और x³ dx का इंटीग्रेशन -2 से +2, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब है कि आज के बाद एक प्रॉपर्टी ये आपको पढ़ाया जाएगा कैलकुलस के सेकेंड लास्ट चैप्टर में। कोई भी फंक्शन अगर ऑड फंक्शन होता है, इसको बॉक्स बना के लिख लीजिएगा। कोई भी फंक्शन अगर ऑड फंक्शन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन करते हैं, अगर लिमिट सिमेट्रिकल हो, समथिंग लाइक दिस -2 से +2, ओरिजिन के अबाउट अगर लिमिट सिमेट्रिकल हो, किसके अबाउट? अबाउट ओरिजिन, तो -2 से +2 या -1 से +1 या कुछ भी, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑड फंक्शन। एक किसका प्रॉपर्टी है? ऑड फंक्शन का। तो मेरे तरफ से मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ज्ञान कि आज के बाद कोई भी फंक्शन रहेगा और उस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं और अगर वो फंक्शन ऑड फंक्शन है और अगर उसका लिमिट सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन लेते हैं, लाइक -2 से +2, -1 से +1, -3 से +3, समथिंग -∞ से +∞, अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल लिमिट लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू क्या होता है? 0 होगा ही होगा। करेक्ट। तो याद रहेगा? ओके। तो अब आते हैं हम लोग DEY, और DEY इक्वल टू क्या था? जो भी मेरा कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, तो -k लैम्डा बाई x² + y² के पावर 3/2 dy। और यहाँ पे x को क्या मान रहा है? कांस्टेंट। तो ओनली वेरिएबल इज व्हाट? y। ओनली वेरिएबल इज व्हाट? y। तो y के रेस्पेक्ट में ए फंक्शन देखिए तो क्या है? इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? y के रेस्पेक्ट में, बिकॉज x को कांस्टेंट मान रहे हैं अभी फॉर मोमेंट, ऑड फंक्शन। और लिमिट क्या ले रहे हैं? y कहां से कहां तक लेना था? -∞ से। इसका मतलब है कि उस प्रॉपर्टी को अगर यूज करते हैं तो आपका भी एनर्जी थोड़ा बच जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या लगता है? क्या आएगा? डैम श्योर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपसे एक नया बात सीखिए मेरी तरफ से। बाद में जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे जो मैथ के टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे। करेक्ट। बट अभी मुझे इसका रिक्वायरमेंट था। तो ए वैल्यू क्या हो जाएगा?
0 हो जाएगा। ओके ना? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं और मेरा 2 कंपोनेंट आया था, एक्स कंपोनेंट एंड बाई कंपोनेंट, तो उसका बाई कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। करेक्ट? अब देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते थे, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए कि मान लेते हैं कि ओरिजिन के अबाउट 2 DQ रखते हैं और यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे x एंड 0 पे देखते हैं, तो आपको नहीं था कि इस DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इस DQ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, DE एंड DE, हाँ या ना? करेक्ट? और इसका ऊपर वाला कंपोनेंट और इसका नीचे वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल होता, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचता, यही कंपोनेंट बचता ना। इस एक कंपोनेंट बचता तो किस डायरेक्शन का कंपोनेंट आपको बचा हुआ रहता, एक्स कंपोनेंट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये जो काम कर दिए वो कौन सा काम कर दिए, इस 2 DQ का यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। करेक्ट? ओके। अब नेक्स्ट है कि हम लोग को निकालना है DEX। तो DEX के लिए क्या है, K लैम्डा dy, K लैम्डा dy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। यहां तक आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब Ex इक्वल टू, तो Ex इक्वल टू क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन DEX और EY। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपका आप निकाल रहे हैं x कंपोनेंट, बट वेरिएबल इज व्हाट, x या y, वेरिएबल इज y। तो यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, के लैम्डा को बाहर निकाल देते हैं, तो x dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। इसका मतलब है कि यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक आने के बाद अब यह प्योर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बन गया, प्योर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन के मेथड से सॉल्व करना है। तो अभी तो आप इंटीग्रेशन में उतना नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। बाद में जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो आपके टीचर इंटीग्रेशन में एक मेथड पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए यहाँ पर tan थीटा के लिए क्या लिखिएगा, क्या y/x लिख सकते हैं, करेक्ट? तो y इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y/x, देन y इक्वल टू व्हाट, x tan थीटा। करेक्ट? अब इसमें वेरिएबल तो थीटा और y ही है ना, x तो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, y एंड थीटा, क्योंकि x तो यहाँ पे ही रखना है, पॉइंट तो यहाँ पे ही फिक्स रखना है। तो बताइए कि सबसे पहले ये कि आपका थीटा कहाँ तक जाएगा। इस लाइन को अगर ऊपर लेके जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक, तो नहीं जाता है कि ये π/2 हो जाएगा, और नीचे लेके जाते रहेंगे तो अगर नीचे लेकर जाएंगे तो -π/2। किसी लाइन से अगर एक तरफ का डायरेक्शन को अगर +π/2 बोलते हैं तो दूसरी तरफ को क्या बोलेंगे,
माइनस पाई बाई टू बोलेंगे। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, तो बोलिए डी वाई बाई डी थीटा, तो टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? क्योंकि x मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, x क्या है? कांस्टेंट। आप चाहेंगे और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो x इक्वल टू फॉर मोमेंट b ले लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। x के लिए आप b ले लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे b कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि x मेरा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा b, यहाँ भी क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। और तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे खुद समझिए, यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर बाई का वैल्यू, पॉइंट नोटेड, बाई का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, बाई का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो टेन थीटा का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है या ना? और टेन थीटा का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, देन थीटा टेंडिंग टू व्हाट? प्लस पाई बाई टू, करेक्ट। और अगर बाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो टेन थीटा का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो क्या थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं? बिकॉज हम लोग जानते हैं टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। इतना तो आपको भी पता होगा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप बाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो b और टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जल्दी से बताइए, क्या होता है? वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा, देन dy इक्वल टू क्या हो गया? b सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dy इक्वल टू क्या हो गया? b सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dy के बदले यहां पे क्या पुट कर देना है? dy के बदले पुट कर देना है b सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज इट क्लियर? ओके, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही बाई को आप थीटा के, डी वाई को अगर थीटा के रेस्पेक्ट में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिमिट भी आपका चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या किया? आप कोशिश कर रहे हैं कि बाई को बाई में रख के थीटा के टर्म में वेरिएबल लाए, तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पे अगर जैसे ही आप लिख दिए, पहले से तो एक बी था के लैम्डा, और यहां पे ऑलरेडी एक b था b, और dy के बदले क्या हो जाएगा? dy के बदले हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे आइए b स्क्वायर, और बाई के बदले क्या लिखे हैं? बाई के बदले क्या लिख रहे हैं? b टेन थीटा। तो बाई स्क्वायर के बदले क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है या ना? ओके, पावर 3/2। और लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई टू से व्हाट? जब वेरिएबल को चेंज करते हैं किसी और टर्म में, तो यहां पे इंटीग्रेशन था, यहां पे क्या हम लोग पढ़ते हैं? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो बाई का लिमिट यहां पे क्या पढ़िएगा? जैसे ही डी थीटा आ गया तो क्या बोलेगा कि इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई या इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और dx है तो पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy है तो पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, d थीटा है तो पढ़ते हैं इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, करेक्ट? तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी का लिमिट लेना होता है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं लिमिट किसका लेंगे? उसी का लेंगे। तो अगर हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिए तो लिमिट भी चेंज कर लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो अब मैंने यहाँ लिमिट क्या चेंज कर लिया? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखिए मेरा बाई का लिमिट था बाई का लिमिट था प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तब प्लस इन्फिनिटी पे एंगल क्या था? प्लस पाई बाई टू, और माइनस इन्फिनिटी पे एंगल क्या था? माइनस पाई बाई टू, करेक्ट? ओके, अब यहां पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगा।
अब बाद में इसको एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपके लिए दे देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम बाई का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा? ऐसा क्या कंपल्सरी है? अगर एच.सी. वर्मा ऐसा एक रॉड दे दिए जिसका लेंथ L रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पे, और अभी गॉस लॉ एच.सी. वर्मा नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस लॉ मिलेगा, और इस यहाँ पे b डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, तो बाई का लिमिट क्या होगा फिर? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या माइनस L/2 से प्लस L/2? तो क्या क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम तरीका रहेगा? डिफरेंट तरीका रहेगा या सेम ही तरीका करेंगे? एक dy लेंगे, करेक्ट? इसलिए मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं प्रॉब्लम बनाने का तरीका आपको समझा रहा हूं, क्लियर? अब बाद में इसको किसी भी लाइन के लिए, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन के लिए मैं एक अलग से स्टैंडर्ड फार्मूला देकर छोड़ दूंगा। तो अब बताइए, यहां पे b² का कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? तो अगर आप Ex इक्वल टू, अगर यहां पे आप क्या था, k लैम्डा और ऊपर में b² सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और देखिए तो b² को इस ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो नहीं लगता कि BQ बन जाएगा? b² के पावर 3/2 हाउ मच? यहाँ पे b², यहाँ पे b², और बाहर ले लिए b² कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे पूरे b² का पावर कितना हो जाएगा? 3/2, तो इट बिकम्स व्हाट? BQ। ओके, और b² को कॉमन लेने के बाद बचता क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सेक क्यूब थीटा। ओके, इसका मतलब BQ सेक क्यूब थीटा। तो b² और BQ आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? k λ/b, b कांस्टेंट बाहर ले लिए, और a आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1/sec थीटा डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से +π/2 तक, k λ/b, और 1/sec थीटा को का क्या होता है वैल्यू? cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन तो आप लोग सब लोग बता सकते हैं, नहीं? cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है या साइन थीटा होता है? मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, जरा बताइए तो। साइन थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा -π/2 से +π/2। वैल्यू पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? k λ/b, करेक्ट, और साइन π/2 माइनस साइन -π/2, नहीं, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये तो पक्का पता होगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो बोलिए ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो गया? 2, इसका वैल्यू 1, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे Ex का वैल्यू कितना आया? k λ/b × 2, करेक्ट। Ex इक्वल टू k का वैल्यू था 1/4πε0 लैम्डा b, और यहाँ पे कितना था? 2। इसका मतलब Ex इक्वल टू हो गया λ/2πε0 b। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। तो बीच का थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट था मैथमेटिक्स आने के कारण, नहीं,
बट अपने आप को रोक कर हंसकर समझा लीजिए कि ये करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर गॉस लॉ तो है ही, तो गॉस लॉ है, जिनके माइंड में चल रहा होगा उनके लिए थोड़ा सा डेमो। गॉस लॉ इनफाइनाइट के लिए तो काम कर जाएगा, लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ रहेगा, यहाँ देखिए जो गॉस लॉ पहले पढ़ के रेडी हैं, जो भी महान लोग गॉस लॉ पहले पढ़े हैं उनके लिए, कि अगर फाइनाइट लेंथ एल का रहेगा तो यहाँ पे गॉस लॉ से आपसे निकल पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझसे तो नहीं निकल पाएगा, अगर आपसे निकल पाएगा तो मुझे भी बताइए। अगर फाइनाइट लेंथ रह जाएगा तो आप गॉस लॉ लगाते रह जाएगा, आपसे नहीं निकलेगा और ना ही मुझसे निकलेगा। इसका मतलब विच इज मोर एंड मोर जनरलाइज, गॉस लॉ या दिस मेथड, दिस मेथड। इसलिए दिस इज द ओनली वजह कि मैं पहले ए मेथड को, ये टफ है बट फिर भी मैं पहले इसको, यही मेथड को आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरा फार्मूला क्या बना, इसका मतलब मेरा फार्मूला बना कि किसी भी इनफाइनाइट, इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड के कारण बी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं हम बोल रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट ही है एक्चुअली, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी रहेगा। करेक्ट। अब देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, ए मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया। करेक्ट। अब सपोज कीजिए कि यहां पे बी और यहां पे बी, सब लोग देखिए यहां पे या यहां पे एक्स का वैल्यू डिफरेंट रहेगा स्टूडेंट या सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना, सेम रहेगा। और यहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। करेक्ट, हाँ या ना। ओके। लेकिन आपसे अगर पूछेंगे कि अगर यहां से यहां तक का बी डिस्टेंस है, सब लोग बोलिएगा, और यहां से यहां तक अगर बी डिस्टेंस है इस पॉइंट पे, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड पहले बताइए। तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। लेकिन इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगा स्टूडेंट, इस पॉइंट पे डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर रहेगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्चुअल में डेरिवेशन करने के टाइम पे मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही पॉइंट लिया था। करेक्ट। बट पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है, डाइवर्स करता है। यस, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बी रखते हुए, पॉइंट नोटेड, डिस्टेंस बी रखते हुए अगर यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं था कि एकदम बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर डाइवर्स करेगा, जस्ट लाइक दिस। करेक्ट। इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए रहेगा। तो अगर कोई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2, तो बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा। तो EP1 पूछेंगे तो लिखना है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस आई लिख देंगे। EP2 पूछेंगे तब क्या लिखना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस आई लिख देंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट कि आपको याद क्या रखना है, आपको मैग्नीट्यूड याद रखना है। क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड। और बाकी क्या करना है, अप्लाई योर कॉमन सेंस। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज कोई इन्फाइनेटली लॉन्ग, इन्फाइनेटली
लॉन्ग थ्रेड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिमेट्रिकली उस लाइन के परपेंडिकुलर, जिस लाइन पर चार्ज है उसके परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड होगा। नहीं, इसका मतलब है ये हुआ कि देखिए मान लेते हैं कि मेरा ये थ्रेड इनफाइनेटली लॉन्ग थ्रेड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पे पूछ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक, और ये डिस्टेंस यहाँ है, एक ग्रीन वाला मार्कर देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन है, तो यहाँ पे बी डिस्टेंस है, तब यहाँ पे पूछेंगे तो बोला सर इस मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा और डायरेक्शन ऐसे रहेगा, करेक्ट है या ना। अगर ऐसे देख कर देंगे मार्कर का तो क्या बोलिएगा सर मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, अब इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन इस लाइन के लॉन्ग इधर डाइवर्ज करेगा, करेक्ट। अगर ऐसे कर देंगे तो ये आपकी तरफ हो गया, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आपकी तरफ जाएगा। ऐसे ही करके चारों तरफ इस मार्कर को घुमा दिए तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और नहीं है कि रेडियली आउटवर्ड जाते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंघी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम। यस, एक ऐसा कॉम देखें जिसमें बिल्कुल कांटा निकला हुआ रहता है चारों तरफ। यस, वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है। नहीं, अब लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफाइनेटली लॉन्ग थ्रेड का ये पैटर्न है। और स्टूडेंट ये तो व्हाइट बोर्ड 2 डायमेंशन में है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार घुमा कर सोच लीजिए चारों तरफ, ठीक है ना। इसका मतलब है इसमें पॉजिटिव चार्ज है और मान लेते हैं कि कोई आपसे ऐसे कर दिया कि देखिए ये इस लाइन को ज्योमेट्रिकल एक्सिस मानते हुए, ये लाइन अगर इसका सेंटर से पास, यही इसका सेंटर ज्योमेट्रिकल एक्सिस है और एक सिलेंडर आप इमेजिन कर रहे हैं, तो सिलेंडर के कर्व सरफेस पे यहाँ देखिएगा इस सिलेंडर, एक गॉस लॉ में यूज करूंगा, एक गॉस लॉ में आपको रिमाइंड करेंगे, देखिए वहाँ पे कितना बढ़िया से बताए थे। तो अगर यहाँ पे ये कर्व सरफेस है, फ्लैट सरफेस सिलेंडर का 2 टाइप का सरफेस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं फ्लैट सरफेस, इसको क्या बोलते हैं कर्व सरफेस। तो नहीं होता है कर्व सरफेस पे ऐसे रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब गॉस लॉ के टाइम पे अगर यहाँ पे या यहाँ पे भी अगर ऐसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है कि सर यहाँ पे ऐसे क्यों दिखा दिए। तब मैं बताऊंगा कि देखिए इनफाइनेटली लॉन्ग थ्रेड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न हम लोग को यही मिला था कि उस लाइन से इस टाइप का आप बहुत सारा चारों तरफ, सिर्फ 2 तरफ या चारों तरफ क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। क्या जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग थ्रेड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। इज इट क्लियर। तो डायरेक्शन खुद से दे देंगे, मैग्नीट्यूड तो याद ही रहेगा, मुझे तो पिछले 18 साल से याद है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, वेयर बी द डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन, ओके। और उसके बाद एक और पॉइंट लिखे हुए थे कि वो डिस्टेंस बोल रहे हैं तो लाइन से परपेंडिकुलर ही है, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर ये लाइन निगेटिवली चार्ज रहता तो एरो क्या रहता, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड। लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या कम होते हुए जाएगा। बोलिए क्यों कम होगा, क्यों कम होना चाहिए था।
वेरी गुड, क्योंकि जब दूर जाएंगे तो b का वैल्यू बड़ा होते जाएगा, नहीं? तो ए पैटर्न रहेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, तो आपको नहीं लगता ग्राफ इस टाइप का कुछ मिलेगा? वेयर b इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहे हैं, वेयर b इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है और इसको अपने शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स में रखें, क्योंकि डायरेक्शन के लिए इज इट कंपलसरी कि डायरेक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा? सब नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनको रिजेक्ट करना होता है और उन सारे बच्चों को ज़्यादा रिजेक्ट करना होता है जो सिर्फ फार्मूला पुटिंग पढ़ के जाते हैं। हो सकता है कि राकेश सर पढ़ा दिए बाई एक्सिस की तरफ इसको मानकर, ठीक है, और वो इसको जेड एक्सिस मान लेंगे और यहाँ पे बी दे देंगे और तब इजेड पूछेंगे। तो आपको तो याद रहेगा कि उसके राकेश सर तो बोले थे कि ई एक्स सिर्फ होता है, ई वाई जीरो होता है, इजेड का तो बात ही नहीं किए थे। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या रहेगा? यहाँ पे जो फील्ड रहेगा वो ई एक्स रहेगा या इजेड रहेगा? इजेड रहेगा ना। इसलिए हम लोग को एक्स और जेड से मतलब था या हम लोग को उस लाइन के से डिस्टेंस से मतलब था? बाकी तो हम लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे कि उस लाइन से डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा, उस जो डाइवर्ज करने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहेगा वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो डाइवर्ज करेगा और परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर इस एक्सिस को कोई मेरा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए जेड मान लेगा तो इसको मैं उसी तरीके से इजेड बोल दूंगा और इजेड इक्वल टू क्या बोल दूंगा? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी बोल देंगे, हाँ या ना? और कोई यहाँ पे बी ले लेगा और यहाँ पे इजेड पूछेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ए था, यहाँ पे कोई पूछेगा तब इजेड इक्वल टू बोल देंगे माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 था ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी बोल देंगे, जहाँ पे बी डिस्टेंस है और निगेटिव साइन लगा देंगे, करेक्ट। तो अब क्लियर हो गया कि एक्स कंपोनेंट के टर्म में याद रखना बेटर रहेगा या मैग्नीट्यूड के टर्म में, क्योंकि एक्सिस तो वैरी कर सकते हैं। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं पहला आपको डेरिवेशन पढ़ाया कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी का, और उस कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी में क्या पढ़ाया कि इफ़ योर इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और वो इनफाइनाइट हो तो उससे बी डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी और मैग्नीट्यूड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ए है, ओके। रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, एडजस्ट रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है। अब चलिए अब यहां देखिएगा, मैं इनफाइनाइट लिखा या सेमी इनफाइनाइट? सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब स्टूडेंट होता है कि जिसका एक किनारा, वन ऑफ द एंड आप देख पा रहे हैं बट दूसरा एंड नहीं देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, ओके। तो सपोज कीजिए कि सेमी इनफाइनाइट का सिचुएशन ये है, सब लोग यहाँ देखिएगा, ऐसे आप सब लोग मुझे पता देख रहे हैं लेकिन फिर भी अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर सेमी इनफाइनाइट इधर भी तो ले सकते हैं। मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं इसके लिए पहले पढ़ा देता हूँ
ऐसी फार्मूला को इधर इधर या सेमी इनफाइनाइट अगर ऐसे लेते हैं, इधर लेते हैं, तो इसके लिए सबके लिए सेम हो जाएगा मैग्नीट्यूड बाई, और बाकी आपको बता देंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, चलिए, तो सेमी इनफाइनाइट लेते हैं, तो फिर से आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे x इक्वल टू बी, जैसे मैंने इनफाइनाइट के लिए लिया था एलिमेंट, वैसे ही सेम सिचुएशन, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर बाई पे अगर dy लेते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, और a आपका de है, तो आपका de इक्वल टू फिर से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट RFS का क्यू, RFS, इसका अगर x कंपोनेंट ले, de इक्वल टू, इसके बदले मैं k ले रहा हूं, ठीक है, k आप लोग सिर्फ एक बार देखिए तो मैंने सही लिखा है गलत लिखा, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है कोई टर्म छूट सकता है। देख तो सही है। अभी देखिए तो सही है। दिस इज फॉर डी क्यू। तो आपको नहीं था कि इसका जो डी लिखने का तरीका है और इनफाइनाइट लॉन्ग का डी लिखने का तरीका डिफरेंट था, बिल्कुल आइडेंटिकल था, 100% आइडेंटिकल है। ओके, यस। अब यहां पे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बी डी वाई बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के पावर 3/2, और डी ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लैम्डा माइनस के लैम्डा बाई डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के पावर 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिछले एग्जाम्पल में आपका डी ई वाई कैंसिल आउट हो गया था, जीरो हो गया था, बट क्या यहां पे जीरो होगा? इवन इफ इट इज, यहां पे इवन इफ इट इज ऑड फंक्शन, बट यहां पे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? जीरो नहीं होने का वजह ये रहेगा कि अब जो मेरा लिमिट लेने का तरीका रहेगा वो सिमेट्रिकल लिमिट नहीं रहेगा। अब हम लोग बाई का लिमिट कहां से कहां लेंगे, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट, जीरो से। दैट्स वाई डी ई एक्स, अब हम लोग पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका मतलब इस केस में ना ही मेरा बाई कंपोनेंट जीरो होगा और ना ही मेरा एक्स कंपोनेंट होगा जीरो होगा। इसका मतलब मुझे एक्स कंपोनेंट भी मिलेगा और बाई कंपोनेंट भी मिलेगा, करेक्ट। तो डी ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बी डी वाई बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का 3/2। और स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन तो प्रीवियस प्रॉब्लम में ही आपको दिखा चुका हूं, याद है आप लोग को इसका इंटीग्रेशन? तो इसका इंटीग्रेशन के लिए के लैम्डा बी, और यहां पे हम लोग क्या मान लिए थे, याद है, बाई इक्वल टू बी टैन थीटा। इसका जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, देखिए ये आपका बोर्ड के डेरिवेशन में आएगा, ओके। और सेमी इनफाइनाइट का जब आएगा तो सेमी इनफाइनाइट का आप गॉस लॉ से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके पास ले देकर यही एक तरीका बचेगा, इसलिए रोकर या हंसकर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। गॉस लॉ से सेमी इनफाइनाइट का ऑप्शन नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट का तो निकल जाएगा अगर लक अच्छा रहा, बट अगर सेमी इनफाइनाइट रहेगा तो हम लोग के पास, मेरे पास भी यही एक तरीका बचता है और आपके पास भी यही एक तरीका रहेगा।
चलिए तो बाई इक्वल टू बी tan थीटा करते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा, फिर से एक बार प्रैक्टिस फॉर बेटर प्रैक्टिस क्या लिखिएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बाई इक्वल टू वी tan थीटा जो मान रहे हैं उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट को सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग बाई इक्वल टू बी tan थीटा ही कोई मानते हैं। तो मेरा आंसर रहेगा कि जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इंटीग्रेशन का डिफरेंट फॉर्म में क्या क्या मानते हैं। ऐसे यहाँ के लिए मैं बता सकता हूँ कि देखिए tan थीटा था तो एक हम लोग के बीच में बाई और बी के बीच रिलेशन था, बाई बाई बी इक्वल टू tan थीटा। ओके, बाई बाई बी इक्वल टू क्या था, tan थीटा। चलिए देन Ex इक्वल टू के लैम्डा बी सेक स्क्वायर थीटा और डी वाई हम लोग डी वाई के बदले पुट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी थीटा इतना है तो डी वाई कितना हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बी स्क्वायर अब बाई इक्वल टू था बी tan थीटा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर और के पावर 3/2। सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास यही रहेगा के लैम्डा बाई बी, के लैम्डा बाई क्योंकि यहाँ का बी स्क्वायर निकालिएगा और बी स्क्वायर के पावर 3/2 तो बी क्यू हो जाएगा और ऊपर में बी और नीचे यहाँ का बी स्क्वायर बाई बी क्यू, नीचे बी बचेगा और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे और 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के पावर 3/2 तो सेक थीटा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बट अब यहाँ पे यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा देन व्हाट इज द लिमिट, तो नाउ लिमिट इज व्हाट, अब आपका थीटा का वेरिएशन क्या है, अब आपका थीटा का वेरिएशन है 0 से π/2, हाँ या ना, यहाँ से चले हैं ना तो 0 से π/2 और cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, करेक्ट, 0 से π/2 तो कितना हो जाएगा, k का वैल्यू 1/4 πε0 लैम्डा बाई बी और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हम लोग को मिल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट वन ऑफ द कंपोनेंट मतलब x कंपोनेंट का वैल्यू है लैम्डा बाई 4 πε0 बी। अब इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई कंपोनेंट निकालते हैं तो बाई कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाई कंपोनेंट के लिए के लैम्डा बाई बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के पावर 3/2 डी वाई, इतना ही है ना, देखिए तो सही लिखा या कहीं पे कुछ छूट गया है, ठीक है स्टूडेंट? ओके अब देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 0 से इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी। और आपको लगता है कि ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्म मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ, कि जो भी फॉर्म पढ़ाए थे वो आसान वाला पढ़ाए थे। तो इस अब यहाँ पे बाई बाई बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का पावर 3/2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर इस टाइप का एग्जाम में आएगा तो कहानी खत्म हम लोग का हो जाएगा, कहानी खत्म नहीं होगा। आपको कैलकुलस में मैथ के टीचर तो है ना, वो लास्ट एक चैप्टर इंटीग्रेशन हो तो पढ़ाएंगे यहाँ, कम से कम 200 इंटीग्रेशन तो आप लोग मिनिमम सॉल्व कीजिएगा ही। तो उसमें इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट लाइक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें सबका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो इस टाइप का फॉर्म के लिए भी आपको कैसे सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल बताया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी के लिए मुझे पता है कि इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो 2 लाइन में मैं आपको सिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं इसको जेड मान लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। अभी ये नहीं बोला कि क्यों जेड मानते हैं, बाद में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पूरे फिजिक्स में से क्लास 12th में, क्लास 11th में रेस्ट एंड मोशन में बहुत आता था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वैसे ही क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में आता है। उसके बाद का लाइफ बहुत आसान हो जाता है। इधर इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत पेशेंस रखिएगा। तो जेड इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मान लेते हैं
तो dz बाई dy कितना होगा देखिए, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0, और बाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y, करेक्ट। तो क्या dz इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं 2/dy, है या ना। तो बाई dy के लिए क्या लिख सकते हैं dz/2, तो dy इक्वल टू माइनस के लैम्डा dz/2। ये मैंने किसके बदले लिख दिया, बाई dy के बदले। अब बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का वैल्यू कितना था z, है या ना। तो क्या इसको लिख सकते हैं z के पावर 3/2, ठीक है। और 2 को बाहर ले लीजिए, इसका तो इंटीग्रेशन आप लोग कर ही सकते हैं। आपको ये तो फॉर्म पक्का पता होगा, x एंड dx का इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आएगा माइनस के λ/2। अभी मैं लिमिट नहीं ले रहा हूं बस, तो इसका इंटीग्रेशन z माइनस 3/2 प्लस 1 और माइनस 3/2 प्लस 1, हाँ या ना। तो बोलिए z के पावर माइनस 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस हाफ, और ये भी कितना होगा माइनस हाफ, ये कितना हो गया ये, तो ये माइनस हाफ, यहाँ पे भी कितना रहेगा माइनस हाफ रहेगा ना। ओके, तो ये माइनस हाफ रहेगा तो नहीं था, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा z के पावर माइनस हाफ, वो नीचे आके रूट हो जाएगा। तो यहाँ जो -2 ऊपर में आएगा, इसको माइनस के साथ हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा के λ/2, और ऊपर में गया था 2, और यहाँ पे क्या आया 1/√z। अब अभी लिमिट नहीं लिए हैं, ठीक है। और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, और z किसके बदले माने थे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो के लैम्डा 1/b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा भी आप कर सकते हैं कि, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए आपको सिखाए थे कि जिसके रेस्पेक्ट में आप एक और नया तरीका सोचने का चाहते तो जेड का भी यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं, नहीं तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ पुटिंग द लिमिट ऑफ जेड, तो आप जेड ऐसे करके आप बस इंटीग्रेशन करने के लिए इतना हम लोग तिकड़म किए तरीका, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेट करने के बाद फिर से आप उसको बाई के फॉर्म में ले आइए, अब फिर से बाई का लिमिट पुट कर दीजिए। किसका लिमिट, तो अब यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर दिए, तो अब ये बाई के फॉर्म में आ गया। अब बाई का लिमिट क्या था, यही था ना 0 से इन्फिनिटी। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, दो तरीका, या तो यहाँ पे ही जेड का लिमिट पुट कर देते, तो जेड का अलग से फिर आपको लिमिट निकालना पड़ता। और जेड का लिमिट क्या होता, बाई का वैल्यू क्या था 0 से इन्फिनिटी, तो बाई का वैल्यू 0, तो जेड का वैल्यू बी स्क्वायर, अब बाई का वैल्यू इन्फिनिटी, तो जेड का वैल्यू इन्फिनिटी। ये काम जेड के टर्म में भी पुट कर सकते हैं, और नहीं तो जेड को फिर से बाई के टर्म में रिप्रेजेंट करके जो आप माने थे, और तब इसका यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट करते हैं तो क्या आएगा ई वाई इक्वल टू, अगर यहाँ पे बाई के बदले इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, है या ना। और 1/इन्फिनिटी 0, इसका मतलब के लैम्डा 1/इन्फिनिटी, और अगर बाई के बदले 0 पुट करते हैं तब कितना आएगा स्टूडेंट 1/b।
इसका मतलब ये हो गया कि ई वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के लैम्डा बाई डी। इसका मतलब -1/4πε0 लैम्डा बाई डी। तो x कंपोनेंट कितना आया था, अब चलिए फास्ट, लैम्डा बाई 4πε0 करेक्ट। और बाई कंपोनेंट कितना आया, माइनस लैम्डा बाई 4πε0। इसका मतलब ये हुआ कि x कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आया है, सेम आया है, सेम आया है। तो देखिए इतना इंटीग्रेशन आपको फिर आज से नेक्स्ट क्लास में नहीं मिलेगा, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। आज का क्लास क्रूशियल है आपके लिए, भयानक है। अब मेडिकल वालों के लिए तो हमको सोचकर ही क्या बताएं, लेकिन सब लोग को इसको टॉलरेट करना है, जैसे मैं अपने टाइम पे टॉलरेट कर लिया था। और यहाँ से कुछ मैथमेटिक्स का तरीका भी सीख है और इसको एक्सेप्ट करके अगर एग्ज़ाम में आता है, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूँ, भगवान ने करे ऐसा हो कि सेमी इनफाइनाइट का बोर्ड में आ जाए डेरिवेशन, बट आएगा तो फिर गॉस लॉ आपको हेल्प नहीं करेगा स्टूडेंट, यही तरीका हेल्प करेगा। इनफाइनाइट आएगा तो गॉस लॉ से एक इनफाइनाइट के लिए तो एक लाइन 1 मिनट मेरे लिए काफ़ी है गॉस लॉ लगाकर, बट फिर भी गॉस लॉ को मैं अभी आसपास भी नहीं आने दे रहा हूँ। तो यहाँ से ही डिट्टो यहाँ से ही मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूँगा, ओके, क्योंकि इसमें मुझे अभी बहुत सारा ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही।